नेपाल के महाराजा धीराज ने, त्रिभुवन वीर विक्रम बहादुर शाह ने उस समय प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के पास भेजा कि नेपाल का जो हिमालयी क्षेत्र है, ये जो नेपाल है, इसको भी हम भारत में मिलाना चाहते हैं। प्रणवदा लिखते हैं कि यदि वो ऐसा करते तो नेपाल के जो महाराजा धीराज है, वीर विक्रम बहादुर शाह, वो वहाँ के गवर्नर बन जाते, नामित किए जाते और आज नेपाल भारत का हिस्सा होता। सोचो यदि जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव को मान जाते तो क्या होता। जो नेपाल है उसके अंदर जितना हिमालय है वो भारत का होता। क्या देश के इतिहास में अब ये पढ़ाया जाएगा कि वो एक प्रधानमंत्री देश का ऐसा भी हुआ जिसकी भूलों के कारण हमारे देश में आज जो सीमाएं हैं वो असुरक्षित हैं? ऐसा पढ़ाया जाएगा? मैं तो आग्रह करता हूं सरकार से कि ऐसा पढ़ाया जाए। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उस किताब का पब्लिश होकर अब पब्लिक में आई है, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। उस किताब में उन्होंने खुलासा किया कि जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके रहते नेपाल भारत में विलय नहीं हो पाया। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा प्रणब मुखर्जी ने किया है अपनी किताब में। और आप सबको पता ही है कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेसी थे, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपना लंबा समय गुजारा। उसी किताब के जरिए जब ये खुलासा किया है तो आज कांग्रेस के लोगों के पास जवाब नहीं है कि ऐसा एक व्यक्ति जिसने देश का नुकसान किया हो, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया हो, ऐसे व्यक्ति को आप इतना महान बताकर कैसे उसका गुणगान करते हैं, कैसे उनके नाम पर लिखी गई बायोग्राफी और उनकी किताबों को कोर्स की किताबों में तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया जाता है, उनको महान बताया जाता है, जबकि उन्होंने जो काम किया जवाहरलाल नेहरू ने, वो काम निश्चित रूप से ऐसा था कि कोई देशद्रोही करेगा। क्योंकि आप देखिए, प्रणवदा अपनी किताब में खुलासा करते हैं कि जब हमारा ये नेपाल था, नेपाल के महाराजा धीराज, त्रिभुवन वीर विक्रम बहादुर शाह, इन्होंने प्रस्ताव दिया था भारत में विलय होने का। जिस समय भारत की आज़ादी हुई 1947 में, तो उस समय कई सारी रियासतें थीं और उन कई रियासतों को मिलाने के लिए हमारी भारत की सरकार ने पहल की थी। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उस समय सरदार पटेल की अगुवाई में कई ऐसे जो रियासत के रियासतदार थे उनसे बात हुई और उनको कहा गया कि आप स्वेच्छा से भारत में विलय हो जाइए, जो कि खंड खंड होने से भारत को बचाया जा सके। और उसी कड़ी में आप देखिए कि हैदराबाद के निजाम जो थे उनको भारत में विलय किया गया और उस समय निजाम उस्मान अली, वो हैदराबाद के थे निजाम, उनको वहाँ का गवर्नर बना दिया गया और उन्होंने भारत में विलय होना स्वीकार किया। इसी तरह महाराजा हरि सिंह जो कश्मीर के उस समय महाराजा थे, हालांकि उनके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हुआ था, लेकिन उस हमले के बाद उन्होंने तुरंत भारत में विलय करने के लिए संधि कर दी, जिसके कारण आज कश्मीर का बहुत बड़ा भाग भारत में है, वरना वो पाकिस्तान 1947 में ही हमला करके मिलाने की साजिश कर चुका था। ठीक इसी तरह नेपाल के महाराजा धीराज ने, त्रिभुवन वीर विक्रम बहादुर शाह ने उस समय प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के पास भेजा कि नेपाल का जो हिमालयी क्षेत्र है, ये जो नेपाल है, इसको भी हम भारत में मिलाना चाहते हैं। प्रणवदा लिखते हैं कि यदि वो ऐसा करते तो नेपाल के जो महाराजा धीराज है, वीर विक्रम बहादुर शाह, वो वहाँ के गवर्नर बन जाते, नामित किए जाते और आज नेपाल भारत का हिस्सा होता। सोचो यदि जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव को मान जाते तो क्या होता। जो नेपाल है उसके अंदर जितना हिमालय है वो भारत का होता। और इसलिए हमें एक टेंशन नहीं रहती कि चीन से उस क्षेत्र से रक्षा कैसे करें, क्योंकि हिमालय देश की रक्षा में काम आता है। वहाँ जो नदियाँ बहती हैं वो नदियों पर हम बांध बनाते हैं। उन बांध बनने के कारण जो आए दिन हर सीजन में उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में बाढ़ आती है भयंकर। हमारी करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन पानी में डूब जाती है, बहुत लोग बह जाते हैं, बहुतों के मकान बह जाते हैं। ये जो नुकसान होता है, इस नुकसान को हम बचा पाते हैं।
और उन बांध को बनाकर हम बिजली बनाते, जो कि अब मोदी सरकार वहाँ प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन आज वो दूसरे देश का प्रोजेक्ट कहलाएगा, जब वो हमारे देश के बिजली घर कहलाता और हमारे देश को बिजली दे रहा होता। और दूसरा आप देखिए कि जो चीन की सीमा लगती है नेपाल से, आए दिन वहाँ टेंशन रहती है। पिछले दिनों हमने देखा कि चीन ने किस तरह से लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को लेकर नेपाल को बरगलाने की कोशिश की और भारत में अव्यवस्था करने के लिए उसने वहाँ कब्जा जमाने की कोशिश की। ये सब चीन आए दिन करता रहता है। हमारा जो सिक्किम है उसकी सीमा लगती है नेपाल से। अगर ये भारत में सब कुछ होता तो हमें चीन से उतनी टेंशन नहीं होती जितनी कि आज है। हमारा देश कहीं ज़्यादा विकसित होता, हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार और ज़्यादा विकसित होता अगर ये सब नदियां जो नेपाल से आती हैं वो तबाही ना मचाती होती, वो निर्माण कार्य होता हो रहा, सिंचाई होती उनसे। लेकिन ऐसा ना हो सका। और क्यों? केवल एक व्यक्ति की वजह से, और वो है जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू की गलतियां थी जिसको अनेक बार इतिहासकारों ने लिखा, लेकिन हर बार कांग्रेसियों ने उसको झुठला दिया। किसी भी पाठ्य पुस्तक में हमें जब पढ़ाया जाता है तो जवाहरलाल नेहरू को महान बताकर पढ़ाया गया। लेकिन आज प्रणब गोस्वामी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, इसको पढ़कर लगता है कि क्या कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो सकता है कि वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे? क्या कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो सकता है कि जो स्वेच्छा से अपनी सीमाएं बढ़ने का एक अवसर कोई राजा दे रहा है और उस प्रस्ताव को ठुकरा दे? ऐसा तो कभी इतिहास में हुआ नहीं। लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा हुआ, और वो किया जवाहरलाल नेहरू ने, जिसकी गलतियों से महाराजा हरि सिंह को मिलने में देर हुई, जिनकी वजह से आज पीओके पाकिस्तान का कब्जा लिए बैठा है। हमारी सेनाओं को वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती, लेकिन जो पाकिस्तान ने हमला किया पीओके में, युद्ध विराम कर दिया गया। सेना की मनाही के बावजूद, ये जवाहरलाल नेहरू का निर्णय था कि युद्ध विराम के बावजूद कह दिया ठीक है आप वापस आ जाओ, और पीओके पे पाकिस्तान का कब्जा होने दिया। अक्साई चीन पे चीन का कब्जा होने दिया गया। तिब्बत पर चीन का कब्जा होने दिया गया। किस लिए? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू निर्णय नहीं ले पाए, और निर्णय लिया तो ऐसा लिया जिससे देश का आज नुकसान हो रहा है। आज हमारे सेना से पूछिए जाकर कि अक्साई चीन में सेना को सीमा की रक्षा करने में क्या गंवाना पड़ रहा है। हर साल सैकड़ों सैनिक, जब कभी भूस्खलन होता है, जब कभी वहां पहाड़ों पर तूफान आता है बर्फीला, हमारे सैनिक जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं चीन से, वो उस तूफान में शहीद हो जाते हैं, वो प्राणों की आहुति देते हैं। चीन बाज नहीं आता। आज भी एलएसी पर अक्साई चीन एरिया में, लद्दाख एरिया में चीन सामने खड़ा है और वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं होता यदि जवाहरलाल नेहरू अक्साई चीन को देने की गलती ना करते। ये गलतियां की गई, और जवाहरलाल नेहरू की गलतियां ये पूरे देश ने आज भुगती हैं। तो आज अब कांग्रेस ही इसका जवाब दें कि जब कांग्रेस के ही एक सिपाही, देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने जब ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुलासा किया है कि जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के कारण हमारा देश जो हो सकता था वो आज नहीं है, नेपाल हमारे भारत का अंग हो सकता था वो आज नहीं है, हमारे लिए जो सिरदर्दी बनी हुई है चीन की और पीओके की वो ना होती। प्रणब मुखर्जी ने आज जब खोला है तो इस पर कांग्रेसी क्या कहेंगे? क्या वो इतिहास को बदला जाएगा जिस इतिहास में जवाहरलाल नेहरू को महिमा मंडन करके और देश का प्रथम ऐसा प्रधानमंत्री, उसको चाचा नेहरू कैसी कैसी उपाधि दी गई है? क्या देश के इतिहास में अब यह पढ़ाया जाएगा कि वो एक प्रधानमंत्री देश का ऐसा भी हुआ जिसकी भूलों के कारण हमारे देश में आज जो सीमाएं हैं वो असुरक्षित हैं? ऐसा पढ़ाया जाएगा? मैं तो आग्रह करता हूं सरकार से कि ऐसा पढ़ाया जाए। ये जो प्रणब मुखर्जी की जो पुस्तक है, इसके जो ये ऐतिहासिक पन्ने हैं, इन पन्नों को सार्वजनिक किया जाए
और सरकार की तरफ से इसके अंशों को पब्लिकली पढ़ाया जाए, कोर्स में पढ़ाया जाए, ताकि देश जान सके कि हमारे देश का कोई एक प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ जिसने खुद अपने देश की सीमाओं के विस्तार को, जब वो लोग खुल मिलना चाह रहे थे तब नहीं मिलने दिया। उन्हीं की गलतियों से आज आप देखिए चीन को बढ़ावा दिया गया, और चीन के बढ़ावे के कारण इस देश में भी ऐसे कुछ दीमक जैसे कीड़े, जिनको वामपंथी कहते हैं, वो वामपंथी कीड़े आज यहां रह गए, जो घुन बनकर इस देश की जड़ों को खोखला करने में लगे हुए हैं। उनको बढ़ावा देने का काम भी जवाहरलाल नेहरू ने किया। उनकी मानसिकता शायद इसी तरह की थी कि वो माओवादियों को पसंद करते थे, और इसीलिए 1962 के युद्ध में जब सेनाएं हमला कर रही थी और वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, जवाहरलाल नेहरू नारा लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, रेड कारपेट बिछा रहे थे, आओ सेना का स्वागत करो, और वही सेना 1962 में अक्साई चीन को कब्जा करके बैठ गई। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे जिनको इतनी दूरदर्शिता नहीं थी कि ये चीन है जो दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीति के कारण बढ़ता जा रहा है, ये भारत को भी हड़पने की कोशिश कर सकता है, और इसकी जो सेनाएं आ रही हैं वो यहां कोई इनाम बांटने नहीं आ रही हैं, वो हमारे देश में कब्जा कर सकती हैं। हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में इन बातों को लिखा है, वो कहते हैं कि हमारे गुप्तचर विभाग ने यह चेतावनी दी उस समय जवाहरलाल नेहरू को कि ये जो चीनी आ रहे हैं ये कब्जा कर लेंगे, इनको रोका जाए, ऑर्डर दिया जाए, लेकिन सेना को उनको रोकने के ऑर्डर नहीं दिए। और आपको बताएं कि हमारे सैनिकों को वो जूते भी पहनने के लिए नहीं दिए गए जो बर्फ में पहने जाते हैं, लेकिन हमारे सेना के वीर थे कि जो नंगे पैर, जिनके पैर गल गए, लेकिन उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करना नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू के रूप में बैठा था, जिसने अक्साई चीन को यूं कह करके छोड़ दिया कि अरे वो क्षेत्र तो ऐसा है, उसमें कोई उपज तो होती ही नहीं है। तब सरदार पटेल ने गहरी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि मेरी चांद पे भी बाल नहीं है तो क्या इसको काट देंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को सरदार पटेल की ये टिप्पणी भी शायद समझ में नहीं आई, और उसका खामियाजा आज पूरा देश और हमारे देश की सेना भुगत रही है। तो सारे कांग्रेसी जरा जवाब दें कि जब अब कांग्रेस के ही एक सिपाही ने ये खुलासा किया है, तो इस पर जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों पर कांग्रेसी क्या कहेंगे। वंदे मातरम।